सुप्रभात मित्रों, कक्षा 8वीं के पाठ नरई, इस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे, जो कि एक यात्रा वर्णन है डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय द्वारा, जो इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं। हमने देखा कि राह में उन्हें जो भी कुछ उन्होंने देखा वो हमारे साथ इस पाठ के माध्यम से हमें उससे अवगत कराया। तो आगे उन्होंने क्या देखा, हम ये देख रहे थे कि वो रात हो चुकी थी और ट्रेन जो है वो बिहार तक पहुंच चुकी थी। उसके आगे क्या हुआ, आइए अब हम देखते हैं। सवेरा हो गया है। दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई और चली गई। मुगल सराय पीछे छूट गया। महानंदा चुनार मिर्ज़ापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। रात आने तक उन्होंने जो भी देखा था वो सब हमसे साझा किया था, जो हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि रात के बाद जब सुबह होती है तो सुबह वो क्या देखते हैं कि ट्रेन जो है, जिसे महानंदा एक्सप्रेस नाम है, वो चुनार मिर्ज़ापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और सवेरा हो चुका है और दक्षिण बिहार पीछे छूट चुका है और मुगल सराय भी पीछे छूट चुका है, जो कि रात में ही आकर चला गया है। कहाँ है देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खोह कंदराएं। रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पिटी ज़मीन और नदी नाले के पार्श्व में रहने वाले सरपत अवश्य दिख रहे हैं। ये प्रतीक हैं जंगल के, नदी नाले के। अब हम प्रकृति को प्रतीकों में देखा करेंगे। साथियों, उपाध्याय जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वे यात्रा के दौरान ट्रेन के बाहर जो देख रहे हैं, उसमें जब वो आगे आते हैं तो वो सोच रहे हैं कि देवकी नंदन खत्री ने अपने उपन्यास चंद्रकांता में जिन जंगलों का वर्णन किया था वो कहाँ पर है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। परंतु हाँ, कुछ जंगली पेड़, कटी पिटी दीवारें, ज़मीन और नदी नाले के अवशेष जो दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जंगल रहा होगा। इस तरह फिर वो ये बोलते हैं कि हम भविष्य में जंगलों को ऐसे प्रतीकों में ही देखा करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल लोग अपना घर बनाने के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। बस ये वही कहना चाहते हैं कि आगे हम प्रकृति को प्रतीकों में ही देख पाएंगे। मीन्स ओरिजिनलिटी, जो वास्तविकता है प्रकृति की, वो हमें नज़र नहीं आएगी। इसके पहले भी उन्होंने बाढ़ के पानी का जो दृश्य हमसे साझा किया था, उसमें उन्होंने बिहार की कोसी नदी, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है, इसका उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया था। अब वो ये बता रहे हैं कि आगे बढ़ने पर वो उपन्यास में वर्णित जंगल को देख रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं दिखाई दे रहा, और इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि हम भविष्य में प्रकृति को प्रतीकों में ही देखा करेंगे। पानी में प्रसन्न चित्त खड़े हैं धान। नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु ने जगह जगह जलाशय बना दिए हैं। कुएं से समन्वित है ये जलाशय। अचानक एक जलाशय दृष्टिपथ में आता है और अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है। नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर तक वह छवि। साथियों, जब हम रेल से सफ़र कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि रेलवे लाइन के दोनों तरफ हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो उस श्रृंखला में उन्हें नज़र आता है धान जो कि खड़े हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रसन्न चित्त खड़े हैं, और वो ये बता रहे हैं कि रेलवे लाइन के दोनों ओर जो है जगह जगह बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो चुका है, और एक जलाशय, इसी तरह का जो पानी जमा हुआ वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें नज़र आ रहा है। और वो बोलते हैं कि वो जो चित्र उनके दिमाग पर दिखने के बाद अंकित हो गया है, वो कभी भी उनके आँखों के सामने से हटने वाला नहीं है। जलाशय का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा है। अपने अपने मृणाल पर प्रार्थना में मुद्रा में पानी में खड़ी हैं कुमुदनियाँ, खिली अधखिली अनखिली। पानी पर ठहरे हैं कुमुदनी पत्र। पानी के अरण्य में विहार कर रही हैं नन्ही नन्ही मछलियाँ। वो उस जलाशय का वर्णन कर रहे हैं जहाँ पर वो बहुत अच्छा सा सीन उन्हें नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा दृश्य वो देख पा रहे हैं। उस जलाशय में कमल के पत्ते उन्हें नज़र आ रहे हैं, कमल के फूल दिख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अपने अपने स्थान पर वो व्यवस्थित तरीके से खड़ी हैं, और वहीं पर नन्ही नन्ही मछलियाँ भी हैं, वो विचरण कर रही हैं। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरई।
साथियों, नरई यही पाठ का शीर्षक है। तो देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है घास नरई, इसमें न कोई गांठ न कोई पत्ता, भीतर से पूरी तरह खाली खोखली एक नरम शलाका सूर्योन्मुखी। सूर्योन्मुखी यानी सूर्य की ओर चेहरा किए हुए एक घास खड़ी है, जिसमें कोई भी कुछ भी उसमें नहीं है, न कोई गांठ है और न ही कोई पत्ता है। वो पूरी तरह से खोखली है, एक शलाका है जो कि सूर्य की ओर मुँह करे खड़ी है। कोई देखे न देखे, कोई चीन्हे न चीन्हे, कोई जाने न जाने, सृष्टिकर्ता तो देखता है, सृजनहार तो चिन्हता है, प्रतिपालक तो जानता है। शायद गंगा पर काशी के मध्यकालीन संत ने नरई के किसी पूर्वज को कहीं देखा था और एक कालजयी साखी रच दी। वो कहते हैं कि कोई इस नरई को देखे या ना देखे, पहचाने या ना पहचाने, परंतु सृष्टिकर्ता जो है वो पहचानता है। और गंगा के पार काशी जो एक स्थान है, तो उस वहाँ पर मध्यकाल के संत ने कुछ लिखा था उसके बारे में। और क्या लिखा था? संत सतगंठी कौपीन दे, साधु न माने संक, राम अमली माता रहे, गिने इंद्र को रंक। अर्थात भस्म स्नात देह पर 7 गांठों से गठा कौपीन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय सा खड़ा होता है, तो वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है, जिसका तेज प्रताप देखकर पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रोमांचित हो उठते हैं। तो साथियों, उपाध्याय जी जो हैं वो प्राकृतिक दृश्यों का बेहतरीन शब्दों में हमें वर्णन करके बता रहे हैं, जो वो यात्रा के दौरान देख रहे हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने एक घास देखी है, घास का एक तिनका, जिसका नाम उन्होंने नरई कहा है। और उस नरई के लिए वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार सुबह सुबह साधु जो है सूर्य की ओर मुख करके सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य को अपना जीवन जल जो है वो अर्पित करते हैं, उसी प्रकार ये जो तिनका है वो वैसा ही नज़र आता है। जैसे भस्म स्नात देह पर, यानी भस्म के पश्चात देह पर कौपीन धारण कर, यानी कि लंगोट जो है 7 गांठों से बंधी लंगोट धारण करके साधु जब भागीरथी के तट यानी कि गंगा नदी के किनारे सूर्योदय सा खड़ा होता है। देखिए, जिस प्रकार नियम से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, और साधु भी उसी प्रकार बिना आलस के सुबह से ही अपनी दिनचर्या में लगते हैं, वैसे ही सूर्योदय सा वो खड़ा हो जाता है। वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है। उस वक्त वो जो स्वयं के बारे में उसकी धारणा होती है, जो लेखक जो हैं जो कहना चाहते हैं कि वो महानायक एक अच्छे हीरो की तरह होता है, कि वो सारी परेशानियों को भूलकर अपनी दिनचर्या रोज की तरह पालन कर रहा है। उसका जो तेज होता है, उसके अंदर उसके चेहरे पर जो संतुष्टि, जो तेज होता है, उससे पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 मूलभूत तत्व माने गए हैं, ये रोमांचित हो उठते हैं और उसका सम्मान करते हैं। ये घास उसी साधु की तरह अपनी स्थान पर ऐसे खड़ी है। तो लेखक का कहना ये है कि प्रकृति की हर एक चीज़ बहुत सुंदर है, चाहे वो घास ही क्यों ना हो। उसकी तुलना उन्होंने एक साधु की तरह से की है, जो कि सुबह सुबह सूर्य की आराधना भी करता है। तो साथियों, आपने देखा यात्रा के दौरान लेखक को जो जो चीज़ें दिखती गई, उनका उन्होंने बेहतरीन शब्दों में वर्णन हमसे किया और हमें वो उनके बारे में जानकारी दी। उन्हें ये घास जो है नरई बहुत पसंद आई और उसके लिए उन्होंने ये पाठ जो है उसका नाम नरई रखा। तो साथियों, इस प्रकार आज ये पाठ जो है वो ख़त्म होता है। धन्यवाद।